तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पे परे निशान। तो धीरे धीरे हम अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारी एमए हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनको आप लोगों को जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के बारे में जाना था, और इस क्लास में हम मध्यकाल का दूसरा रूप यानी कि उत्तर मध्यकाल, जी हाँ दोस्तों, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं या श्रृंगार काल भी कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन डायग्राम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा अंजुम, रुको एक सेकेंड, नहीं होगा तो इतना स्क्रीनशॉट आप लोग दे बस नहीं है, बाकी इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पर उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल है, तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत, क्योंकि इस समय पे जो काव्य है उसमें अलंकारों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया, तो इसी कारण इसे अलंकृत काल भी कहा गया। दोस्तों, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल का नाम भी दिया है। तो याद रखना, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल भी कहा है। और जो उत्तर मध्यकाल है इसे रीतिकाल किन्होंने कहा है, वो हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इन्होंने ही इसे रीतिकाल कहा। और भाई फिर इसके बाद तो उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल सा चलने लगा। ठीक है, तो इस काल में प्रमुख 3 प्रकार के कवि हमें देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से 3 प्रमुख कवि हैं रीतिकाल में। तो दोस्तों, सबसे पहले रीतिकालीन कवि 3 प्रकार से हैं। एक है रीतिबद्ध कवि, एक है रीति मुक्त कवि और एक है रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, भूषण, सेनापति, देव। रीति मुक्त कवि कौन है? आलम, बोधा और घनानंद। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी। चलिए दोस्तों, एक एक कवि को अपन जानते हैं और हमारा रीतिकाल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं केशवदास जी की। मेरे पास एक, अरे यार कहाँ गया भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं मिल रहा है तो रहने दो, ना मिले तो भाई क्या ही करें, कुछ मैंने गुमा दिया है, कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट था। चलिए देखते हैं केशवदास। ठीक है, केशवदास केशवदास केशवदास। तो दोस्तों याद रखना, केशवदास जी हैं ये संस्कृत काव्यशास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। तो ये संस्कृत भाषा के मतलब कवि माने जाते हैं, और इसी कारण इन्हें एक कठिन काव्य का प्रेत एक उपाधि दी गई है, या इनको कहा जाता है, उपाधि नहीं बोलेंगे, इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखना, इनकी प्रमुख रचनाओं में है कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया। दूसरी इनकी रचना है रसिक प्रिया। मैं 2-4 रचनाएं लिख देता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख शिखा। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख शिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, छंदमाला, रामचंद्रिका, और अलग अलग रचनाएं हैं। जैसे इन्होंने लिखा है एक वीर सिंह देव चरित लिखा है, रत्न बावनी लिखा है, और विज्ञान गीता लिखा है, जहांगीर जस चंद्रिका लिखा है। तो केशवदास जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं ज़्यादातर इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो केशवदास जी की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कवि भूषण जी की। ठीक है, तो जो ये भूषण जी हैं, इनका पूरा नाम है शिवराज भूषण, याद रखना। और ये वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। ये कौन से? वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। मतलब वीर रस के श्रेष्ठ कवि कौन है? भूषण जी माने जाते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, याद रखना। इनको मतलब एक राजा थे यार, कहाँ के राजा थे मेरे याद नहीं आ रहा है,
चित्रकूट के कहीं के राजा थे, ठीक है, चित्रकूट के राजा थे। तो चित्रकूट से एक राजा थे, याद रखना ये बात, उनका नाम हृदय राम, उनका नाम हृदय राम। तो उनके एक पुत्र थे, पुत्र का, हृदय राम के पुत्र का नाम था रुद्र साह। क्या नाम था? रुद्र साह। तो चित्रकूट के राजा हृदय राम थे, ठीक है, उनके पुत्र का नाम था रुद्र साह। इन्होंने जो शिवराज जी थे, इनको भूषण की उपाधि दी थी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और इनकी बेहतरीन जो रचना है वो याद रखना, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक इनकी एक रचना छत्रसाल दशक है। शिवराज भूषण इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना है शिवा बावनी। क्या है? शिवा बावनी। अब मुझे पेन कागज़ का प्रयोग करना ही होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे बन जाएगा काम। तो देखो, इनकी एक रचना है शिवा बावनी, शिवा बावनी, ठीक है, शिवा बावनी। इनकी एक और रचना है छत्रसाल दशक, वो तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक रचना है, वो है भूषण उल्लास। भूषण उल्लास, भूषण उल्लास। अगली इनकी रचना है भूषण हाजरा, ठीक है, हाजरा नहीं हजारा। और एक और इनकी जो रचना है वो है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। अच्छा, ये किन की रचनाओं की बात कर दी मैंने? भूषण जी की रचनाओं की, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये सभी रचनाएं किन की हैं? भूषण जी की। आइए बात करते हैं अगले कवि, जो कि हैं सेनापति। आप बोलोगे सर सेनापति थे क्या ये? तो नाम है इनका सेनापति, याद रखना। तो सेनापति जी हैं, इनके काव्य में आपको भक्ति प्लस श्रृंगार दोनों का मिश्रण मिलेगा। तो ये भक्ति भी रहेगी इनके काव्य में, प्लस श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को तो तुम लोग जानते ही ना, श्रृंगार ही करा देता है, ठीक है। इनके प्रमुख ग्रंथों में यदि बात करें, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? तो इनके प्रमुख ग्रंथों में एक था कल्पद्रुम, ठीक है, कल्पद्रुम। कल्पद्रुम एक इनका प्रमुख ग्रंथ था। और एक कवित्त था इनका रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर। तो ये दो इनके रचनाएं हैं। ये दोनों ही रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करते हैं देव। जो देव थे ये भी रीतिबद्ध कवि थे। और याद रखना, इन्होंने क्या किया है, 52 से 72 घंटों की रचना की। इन्होंने लगभग 52 से 72 घंटों की रचना की। अच्छा, 52 से 72 घंटों की क्या रचना की? इनकी जो रचनाएं हैं वो है, आप पढ़ेंगे तो 52 से 72 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ये कहलाता है 52 से 72। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, आइए इन्हें जानते हैं। तो देव की बात कर रहे हैं, ठीक है। देव कवि की प्रमुख रचनाएं, एक है भाव विलास। कौन सी रचना है? भाव विलास, ठीक है। इनकी एक रचना है रस विलास। देव जी हैं, इनकी एक रचना है भाव विलास, एक है रस विलास, और एक है भवानी विलास, भवानी विलास, ठीक है। इसके अलावा सुजान विनोद, सुख सागर की भी इनने रचना की, ठीक है। तरंग की एक रचना की, एक तरंग है इनकी रचना। तो ये सभी रचनाएं हैं देव की, ठीक है। तरंगी है, प्रेम दर्शन है, नीति शतक है, काव्य रसायन है, ये अलग अलग इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने रीतिबद्ध के सभी कवियों की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं रीति मुक्त कवियों की। और उनमें सबसे पहला नाम आता है आलम का। आलम का दोस्तों पहला जो प्रारंभिक नाम था वो याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, लालमणि त्रिपाठी, ठीक है। लालमणि त्रिपाठी, त्रिपाठी होते हैं ना, तो लालमणि त्रिपाठी थे आलम जी, इनका प्रारंभिक नाम था। तो ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं पहले। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है माधवानल कामकंदला, ठीक है, माधवानल कामकंदला एक रचना, ये याद रखना। दूसरी सुदामा चरित। तो ये दोनों ही रचनाएं आपको दिमाग में रखनी है। एक और रचना है श्याम स्नेह रुक्मणी के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है, और ये प्रबंध काव्य है। तो ये जो माधवानल है ना, ठीक है, माधवानल कामकंदला, तो इसमें ये प्रेम आख्यानिक काव्य है। सुदामा चरित्र में कृष्ण और सुदामा जी की भक्ति वाली जो रचना है ये सुदामा चरित्र है। और श्याम स्नेह है, इसमें रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये जो आलम जी थे
ये कवि के भावों की अभिव्यक्ति के लिए आलम केली रचना की है इन्होंने। कैसी रचना की है? आलम केली रचना की है कवि के भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। अगले कवि हैं बोधा जी। बोधा जी की रचना याद रखना, बिरह बरिस, बिरह बारिश, बरिस नहीं बारिश, बिरह बारिश। और एक और इनकी रचना है इश्क नामा। कौन सा नामा? इश्क नामा। इनकी 2 रचना याद रख लेना। अगले कवि हैं घनानंद। तो घनानंद जी बहुत मतलब याद आएंगे आपको जब आप इनका प्रेम पत्रिका पढ़ेंगे। प्रेम पत्रिका, इश्क लता इनकी रचनाएं बता रहे हैं, ठीक है। इश्क लता, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम सरोवर, प्रेम कौन सा सरोवर? प्रेम का सरोवर, प्रेम सरोवर। और रस बसंत, रस बसंत आदि, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम सरोवर, रस बसंत, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? घनानंद जी की। याद रखना घनानंद का जो उपनाम था वो था आनंद घन। क्या था? आनंद घन, आनंद घन। और एक बात और याद रखना, इनके गुरु का नाम था वृंदावन देव। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रीति सिद्ध कवि की, जिनमें बिहारी का नाम बहुत ही आईएमपी है, तो इनका नाम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिहारी की रचना याद रखना, बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। और यही एकमात्र इनकी रचना है, बिहारी सतसई। और ये मुक्त काव्य था, ठीक है, या मुक्तक काव्य भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो बिहारी सतसई रचना थी ये मुक्तक काव्य थी, यानी कि मुक्त काव्य थी। और एक बात और याद रखना, इनके गुरु का नाम, ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास, नरहरि दास। तो बिहारी जी के गुरु का नाम था नरहरि दास। और ये श्रृंगार रस के बहुत ही आईएमपी कवि हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है, मतलब कौन सा रस मिलता है उसमें? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। तो ये हमने रीतिकालीन सभी कवियों पर चर्चा कर ली है। और यहाँ पर जो हमारा उत्तर मध्यकाल है, इनके सारे के सारे कवि कंप्लीट होते हैं। रीतिकालीन कवि को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कौन कौन से कवि हैं, रीतिमुक्त कौन कौन से हैं और रीति सिद्ध कौन कौन से हैं, सभी कवियों की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। और इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 4 समाप्त होती है। क्लास 5 में हम बात करेंगे, क्लास 5 में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की। काय की बात करेंगे? आधुनिक काल की। और आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। तो भारतेंदु युग से शुरुआत करके नई कविता, सभी 6 भागों को हम नेक्स्ट क्लास में मतलब जानेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।